अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर गौरी आपके सामने हाज़िर है एक स्पेशल ट्रांसमिशन लेके आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से। और ये स्पेशल ट्रांसमिशन जो है वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए पाकिस्तानियों के लिए, जिनको आमतौर पे हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहते हैं, तारकीन वतन कहते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि चूँकि कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे कश्मीरी बरतानिया में रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, उनके लिए चूँकि उनका ख़ास इंटरेस्ट है, तो हमने ये एक स्पेशल ट्रांसमिशन है। इसके अंदर आप रोज़ आज से लेके इलेक्शन तक, जो कि 25 जुलाई को है, हमारे स्पेशल प्रोग्राम्स देखेंगे, जिसके अंदर कश्मीर के अंदर ये होने वाला जो इलेक्शन है उसकी कौन सी ख़ास बात है वो डिस्कस होगी। कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इसके अंदर एक दूसरे के साथ मुकाबले के ऊपर हैं, कौन सी मेन पार्टीज़ हैं, कौन सी छोटी पार्टीज़ हैं, कौन से कैंडिडेट्स हैं, कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अब उन पार्टीज़ में नहीं हैं जिसके अंदर वो पहले रहे हैं। क्या वहाँ पे भी पाकिस्तान की सियासत की तरह लोग जो हैं उन्होंने पार्टियाँ बदली हैं या नहीं बदली, कौन से लोग जो हैं वो ये इलेक्शन हारने जा रहे हैं, और कौन से लोग जो हैं उनको बहुत उम्मीद है कि वो इस इलेक्शन के अंदर इस दफ़ा कामयाब होंगे। लेकिन इस इलेक्शन के हवाले से ख़ास बात यह है कि अगर फ़र्ज़ किया वो तमाम पाकिस्तानी, और मेरा ताल्लुक़ आपके साथ जो है वो बरतानिया के अंदर बहुत अरसे तक रहा है, उसके साथ हमने आपके साथ ओवर द ईयर्स ना सिर्फ इंटरव्यूज़ किए हैं, आपके मसाइल वहाँ सुने हैं, आपके मसाइल जो है वो यहाँ पर उठाए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर फ़र्ज़ किया आपका ताल्लुक़ भिम्बर से है लेकिन अब आप बर्मिंघम में रहते हैं, आप ओरिजिनली तो डडियाल के थे लेकिन अब डडली में जाके रहना शुरू कर दिया है आपने, या आप मुजफ्फराबाद से और मीरपुर से गए थे और अब मैनचेस्टर में, ब्रैडफोर्ड में, रॉचडेल में, बर्नली में, बोल्टन में जो है आबाद हैं, और इन पिछले तकरीबन 50-55 साल में आपने ना सिर्फ अपने लिए एक ज़िंदगी जो है वो उसका आगाज़ किया, उसके अंदर जो है आपकी तीसरी और 3.5 जनरेशन जो हैं उनकी तरक्की की कहानियाँ हमने सुनी हैं, आपने वहाँ पे अपने लिए कामयाबियाँ हासिल की हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारा आपका जो रोल है वो यहाँ कश्मीर के अंदर ना सिर्फ डायरेक्ट बल्कि इनडायरेक्ट जो है उसके बारे में बहुत लिखा गया है, बहुत बोला गया है। इस वक्त पाकिस्तान के और कश्मीरी जो कम्युनिटीज़ हैं बाहर रहने वाली, वो अपनी अपनी वहाँ की सियासत में, बरतानिया की सियासत में, यूरोप की सियासत के अंदर अपना नाम जो है वो सिक्का बंद तरीके से उसको इस्टेब्लिश कर चुके हैं। आज हमें इस प्रोग्राम्स के ज़रिए ये देखना है कि कश्मीर जो है वो क्या सिर्फ एक एजेंडा इशू है कि जब कश्मीर का नाम लिया जाए तो पता लगे कि जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होगा, जब तक भारत के साथ जो है मामलात सॉल्व नहीं होंगे तो कश्मीर आगे नहीं चलेगा। लेकिन इन प्रोग्राम्स के अंदर भी देखेंगे क्या कि कश्मीर जो है उस एजेंडा से आगे जाकर उसके क्या इश्यूज़ हैं। आखिर ये 4 मिलियन की आबादी है, 40 लाख से ज़्यादा लोगों की, इसके अंदर जो लोग इस दफ़ा वोट डालेंगे उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो मर्द और औरत की रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। तकरीबन आप ये समझिए कि 2.8 मिलियन के करीब मर्द वोटर्स हैं, 1.28 मिलियन यानी कि आप ये समझिए कि 13 लाख औरतें हैं। तो कौन से इश्यूज़ हैं उन लोगों के, मर्दों के कौन से इश्यूज़ हैं सियासत के अंदर, औरतों के कौन से इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, ये कहा जाता है। और उसी तरह कश्मीर जो है उसके साथ साथ जो उनके जो आप ये समझिए फिगर्स हैं आबादी के, वो ये कहते हैं कि नौजवान बहुत बड़ी तादाद में। तो फिर इन प्रोग्राम्स के अंदर जो हम इन सियासतदानों से जो एक दफ़ा फिर वादे लेके फिर रहे हैं उनसे ये पूछेंगे कि अगर फ़र्ज़ किया कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा इशू जो है, जो हमारी अब तक बातचीत हुई है अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ, बहुत सारे कश्मीरी लोगों के साथ, आपके साथ भी, वो ये है कि जो इशूज़ हैं वो वही हैं जो पाकिस्तान के इशूज़ हैं, यानी अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेसनेस, उम्मीदें कल के लिए। तो अगर फ़र्ज़ किया ये हुकूमतें जो अपनी वक्त पूरा करके जा रही हैं, 5 साल जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में, वो इस दफ़ा दोबारा अपनी पोजीशंस को संभालने की कोशिश करेगी, रिवाइव करने की कोशिश करेगी, बढ़ाने की कोशिश करेगी, या हार से बचाने की कोशिश करेगी। तो उसने अगर इंडस्ट्री है कोई तो उसमें क्या रोल अदा किया है, अगर कश्मीर के अंदर ज़राअत थी तो उसको कैसे बढ़ाया है, अगर सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ हैं तो उसके ज़रिए एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट की है। और एक ऐसा खिता जिसके अंदर जो आम तौर पे जो इंडिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान से बेहतर हैं, वहाँ पर तालीम के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन स्कूलों के अंदर वो बेहतर है, सर्विसेज जो हैं वो पाकिस्तान से बहरहाल बेहतर हैं। तो हम ये देखेंगे कि वो जो इश्यूज़ हैं उनको सियासतदान कैसे लेके चल रहे हैं। ये बड़ा ज़रूरी है देखने के लिए कि कश्मीरियों की पॉलिटिकल पार्टी जो थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, वो अब पीछे रहती नज़र आती है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा नज़र आता है, इसलिए कि अब PTI जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, यानी पाकिस्तान के अंदर
खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पंजाब के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर एक इंटरेक्टिव तरीके से हुकूमत के अंदर है, GB के अंदर हुकूमत के अंदर है। तो अगर वो ये क्लेम कर रही है कि वो कश्मीर के अंदर भी हुकूमत बनाने जा रही है, तो ऑलमोस्ट आप ये समझिए तकरीबन 80-85% पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। तो कश्मीरी जो हैं उस जो है उन्हें क्या उम्मीदें होनी चाहिए इस हुकूमत से? क्या वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो वादे किए गए हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं? अगर मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी पोजीशन कंट्रोल नहीं रख सकती, यानी उसको वहाँ पर रिटेन नहीं कर सकती, तो कौन सी ऐसी बातें हैं कि अगर फ़र्ज़ किया पिछली दफ़ा उनकी 33 से ज़्यादा सीटें थी डायरेक्ट जो उन्होंने जीती थी, वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से वो ये इलेक्शन जो है वो हार जाएँ? उनके लीडर डेफिनेटली ये क्लेम कर रहे हैं कि वो इलेक्शन को उसी तरह जीतेंगे जिस तरह आज से बहुत पहले जीते थे या 2016 के अंदर जीते थे। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में हमने देखा कि वहाँ पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप यानी बिलावल भुट्टो जरदारी और मरीम नवाज शरीफ उन्होंने ऐसे ही क्लेम किए थे। वही क्लेम्स जो हैं वो अब कश्मीर में सुनने में आ रहे हैं। लेकिन जो मेरा पॉइंट है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके साथ साथ PTI ये अब लीडिंग पार्टी हैं, तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिसकी लीडरशिप जो है वो यहाँ पर सदर भी रही है और वज़ीर आज़म भी रही है, उनके साथ क्या हुआ है? क्या कश्मीरी उनकी बात उस तरह सुनने के लिए तैयार नहीं है? उनको उस तरह अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं है, उनको उससे जितवाने के लिए तैयार नहीं है? ये भी इन प्रोग्राम्स के अंदर जो है इनकी लीडरशिप से पूछा जाएगा, कश्मीरी अवाम से पूछा जाएगा जिन्होंने ये वोट डालना है। आपको इसमें प्रोग्राम के अंदर हम आज की जो इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है इंटरेक्टिव बाज़ फिगर्स भी देंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर फ़र्ज़ किया जो औरतों की तादाद है और अच्छी खासी तादाद है वोटर्स की, उसके मुकाबले में जो अब तक लिस्ट सामने आई है जो 45 सीट्स इनके ऊपर मुकाबला होगा, तो जो ये 4 बड़ी पार्टी जिसका नाम ले रहे हैं उसने सिर्फ अब तक 7 ख़वातीन को नॉमिनेट किया है कि उनको टिकट मिलेगी, यानी वो बाद में रिज़र्व सीट्स के ऊपर नहीं आएंगी। उसके मुकाबले में तकरीबन 170 लोग जो हैं मर्द हजरात वो उन मुकाबले में हैं उन सीटों के लिए। ओवरऑल तकरीबन 780 के करीब लोग जो हैं वो इस रन के अंदर हैं इन 45 सीटों के अंदर। जो 33 सीटें कश्मीर के अंदर होंगी उनके लिए तकरीबन 580 के करीब लोग जो हैं वो मुकाबला कर रहे हैं। और उसी तरह जो वो सीटें जो कश्मीरी रेफ्यूजीज़ की हैं पाकिस्तान के अंदर, यानी पंजाब के अंदर हैं और सिंध में हैं और GB में हैं, उसमें KP में हैं, उसके लिए जो लोग हैं वो तकरीबन 145 लोग जो हैं वो भी उन सीटों के लिए मुकाबले में। देखना ये है कि ये तमाम इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके अंदर जो लोग वादे कर रहे हैं ये पहले भी पावर के अंदर रहे हैं। बाज़ प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो दोबारा से रन के अंदर हैं। कश्मीरी जो हैं जहां आप बैठे हुए, ये बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोग्राम देख रहे हैं आप अपनी राय के ज़रिए हमारे साथ शामिल होंगे। एक टेलीफोन नंबर जो है वो हम बार बार आपको दिखाएंगे स्क्रीन के ऊपर कि वो नंबर जो है वो आप उसके ऊपर हमें व्हाट्सएप के ज़रिए अभी से अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इस वजह से कि बहुत से लोग जो हैं कश्मीर के जो बरतानिया में रहते थे, जो यूरोप में रहते थे, वो दे यूज्ड टू ट्रैवल टू पाकिस्तान अपनी स्पेशल फ़्लाइट्स लेके अपने बच्चों के साथ आते थे। उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, एक तो उनकी छुट्टियां जो हैं वो हो जाएंगी, कुछ अपने रिश्तेदारों के साथ मिल लेंगे, लेकिन साथ साथ उनका जो है वो अपने लोगों की जो कन्वेंसिंग है उसके अंदर शामिल होते थे। तो वो इस बार कोविड की वजह से नहीं आ सके। ये चीज़ें भी जो हैं वो डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ साथ 2 जो ट्विटर हैंडल, उनकी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन के ऊपर होंगी, @आमिर उसके ऊपर आप आज से लिख सकते हैं अपनी राय। और उसी तरह जियो न्यूज़ उर्दू @जियो न्यूज़ उर्दू उसके ऊपर भी एक इंटरेक्टिव आपको पैकेज दिखाते हैं कि कश्मीर के अंदर जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, जो लोग इसमें वोट डालेंगे, और उसके बाद दोबारा इस प्रोग्राम के अंदर वापस। आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात में कामयाबी के लिए सियासी जमातों के दरमियान रस्साकशी जारी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों का चंद बुनियादी शराइत पर उतरना लाजिम होता है, जिनमें आज़ाद जम्मू कश्मीर का रिहायशी होना, कम अज़ कम उम्र 25 साल होना और बतौर वोटर यहाँ की इंतखाबी फहरिस्तों में रजिस्टर्ड होना शामिल है। 2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली में 4 नशिस्तों का इजाफा हुआ है, जिसके साथ असम्बली की कुल नशिस्तें 49 से 53 हो गई हैं। इनमें से 45 नशिस्तों
नशिस्तों पर अरकान का चुनाव बराह रास्त आवाम के वोटों से किया जाता है। 45 में से 33 नशिस्तें आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में फैली हुई हैं, जिनमें जिला मीरपुर, भिम्बर, कोटली, बाग, हवेली, पूंछ, सदनोती, नीलम वैली, जहलम वैली और मुजफ्फराबाद शामिल हैं, जबकि 12 नशिस्तें पाकिस्तान भर में मुकीम जम्मू कश्मीर के मुहाजिरीन के लिए मुख्तस हैं। बकिया 8 नशिस्तों में से 5 नशिस्तें खवातीन, 1 आलिम दीन और मशाइख, 1 नशिस्त टेक्नोक्रेट और 1 नशिस्त बैरून मुल्क कश्मीरियों के लिए मुख्तस है, जिनका इंतखाब अवाम के बजाय आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली के अरकान करते हैं। 25 जुलाई के आम इंतखाबात में आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों के लिए 700 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनका इंतखाब रियासत के 28 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स करेंगे। इन रजिस्टर्ड वोटर्स में 15 लाख से ज़ायद मर्द वोटर्स जबकि 12,97,000 से ज़ायद खवातीन वोटर्स हैं। और आप जो पाकिस्तान से बाहर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपको बताना बड़ा ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी रिसेंटली कहा कि पाकिस्तानी जो एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी है, जिसके अंदर आप सारे लोग शामिल हैं, उन्होंने कहा वो एक कमाल काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। वो तो इसको रेमिटेंसेस के हवाले से देख रहे थे। उन्होंने कहा था कि रेमिटेंसेस जो हैं, यानी बाहर से भेजी हुई जो पैसे हैं, तरसीलात हज़ार, वो पाकिस्तान को चला रहे हैं। लेकिन एक ज़रूरी है कि आप वो तमाम लोग जो यॉर्कशायर में रहते हैं, आप सब जो यॉर्कशायर में रहते हैं उनको ये पता है कि मैं किस तरह कह रहा हूँ, कि इस वजह से कि जो पाकिस्तानी बरतानिया में रहते हैं वो या लंदन में रहते हैं ज़्यादातर पे, या मिडलैंड्स के अंदर रहते हैं, और फिर जो यॉर्कशायर के इलाके हैं, छोटे छोटे जो किसी ज़माने में कॉटन टाउन्स थे या वोल टाउन्स थे, जिनके अंदर आपने जाकर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, वहाँ जो लोग हैं वो कश्मीर के इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं। एक आपको छोटा स्पेशल पैकेज दिखाते हैं। हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं ब्रैडफोर्ड में, अब्दुल्ला उबैद मुगल साहब, उन्होंने बनाया है, वो देखते हैं और उसके बाद इस प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। आजाद कश्मीर के इंतखाबात में जहां बरतानिया के सियासी रहनुमा अपनी अपनी जमातों के लिए मुहिम चला रहे हैं, वहीं पीपल्स पार्टी बरतानिया की एक रहनुमा ऐसी भी हैं जो आजाद कश्मीर की खवातीन को इस बात का दर्ज दे रही हैं कि खवातीन अपनी मर्जी के मुताबिक आजादाना वोट का इस्तेमाल करें और इस सिलसिले में बिरादरी समेत किसी भी दबाव को खातिर में न लाएं। जियो न्यूज से बात करते हुए पीपल्स पार्टी वेस्ट यॉर्कशायर की सदर आमना मिर्जा का कहना था कि पाकिस्तान और कश्मीर की खवातीन बाशऊर हैं और वो जानती हैं कि कौन सा उम्मीदवार या जमात बेहतर है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वेस्ट यॉर्कशायर वुमेन विंग्स की सदर हूँ। इसके बावजूद मेरी मैम खवातीन के आजाद वोट के लिए है, जो किसी भी दबाव के बगैर हो। इसलिए मैं और मेरी शुबे खवातीन की टीम आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों और शहरों में मुकीम अपने अजीजों कारिब और बलखसूस खवातीन से फोन पर राब्ते करके उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि वो वोट जरूर कास्ट करें। बरतानिया से पाकिस्तान रवाना होने वाले सगीर हुसैन ने जियो न्यूज को बताया कि वो आज पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन की गेमा गेमियों में आगे है। उनके एक रहनुमा साजिद हुसैन ने जियो न्यूज को बताया कि पीटीआई के काफिले पाकिस्तान की जानिब रवां दवा हैं और उनकी ये जद्दोजहद कामयाबी की नवीद लाएगी। तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। उबैद मुगल, जियो न्यूज, ब्रैडफोर्ड। और नाज़रीन, इस प्रोग्राम के अंदर जैसा आपको बताएंगे कि बाद में इस प्रोग्राम में हमारी बात जो है वो मीरपुर के अंदर जो मेन कंटेंडर्स हैं उनके साथ होगी। तो ये ज़रूरी है कि जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वहाँ शहबाज बुखारी, उनसे पूछा जाए कि वहाँ इस वक्त तक अभी तक क्या सीन है, क्या एक्टिविटी है, लोग जो हैं वो इलेक्शन को कैसे देखते हैं। इसलिए कि वहाँ पे जो कैंडिडेट हैं आप तमाम लोग उन्हें जानते हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद, और उनका मुकाबला जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद सईद से होगा। वो क्या कह रहे हैं, तो शहबाज बुखारी की बात सुनते हैं। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में 25 जुलाई को इंतखाबी मार्का होने जा रहा है, इंतखाबी दंगल भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत से जो पहलवान हैं मुख्तलिफ जमातों के, वो अखाड़े में उतरेंगे। अब देखते हैं कौन किसको चित करता है। अब इसकी तफसीलात में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर के जो हैं वो 3 डिवीज़न्स हैं, मुजफ्फराबाद डिवीज़न, पूंछ डिवीज़न और मीरपुर डिवीज़न। और कानून साज असम्बली के लिए 33 नशिस्तों के लिए इंतखाबी मार्का होने जा रहा है। सियासी गहमा गहमी जारी है। जो सियासी दर्जा हरारत है वो नुक्ता अरूज पर पहुंच चुका है। अगर मैं मीरपुर डिवीज़न की बात करूं तो मीरपुर डिवीज़न में 3 अजला हैं, जिनमें कोटली, भिम्बर और मीरपुर ज़िला है, जिसमें 13 नशिस्तें हैं जिन पे इंतखाब होने जा रहा है। मीरपुर शहर की अगर मैं बात करूं या इसके गिरदोनवा की बात करूं तो मीरपुर शहर में मंगला डैम जो 40 मुरबा मील पर फैला हुआ है, इसके किनारे पे 3 हलके हैं। हल्का LA1 डडियाल, हल्का LA2 चकसवारी, हल्का LA3 मीरपुर शहर, और जो चौथा हल्का है हल्का LA4 वो खड़ी शरीफ नहर अपर जहलम जो डैम से निकलती है उसके इर्द गिर्द ये हल्का है, और जातना तक ये हल्का जा रहा है। अब
अगर मसाइल की बात की जाए तो हम मुख्तलिफ़ जो गाँव हैं, जो देहात हैं, मुख्तलिफ़ जो शहर हैं हमारे डिवीज़न मीरपुर के, उनका विज़िट कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। लोग जो हैं मुख्तलिफ़ जो मसाइल हैं उनका तज़किरा करते हैं। सबसे बड़ा जो मसला है वो बेरोज़गारी है। अगर मीरपुर शहर के मसाइल की बात की जाए तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि तारकीन वतन जो हैं या मंगला डैम जो है इसके जो 2 दफ़ा मंगला डैम को अपग्रेड किया गया था, इसके लिए जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी, अपने आबाओ अजदाद की जो कब्रें हैं वो इस मंगला डैम के नीचे हैं। लोगों ने अपनी जो ज़मीनें हैं वो कुर्बान की सिर्फ पाकिस्तान की खुशहाली के लिए और पाकिस्तान को रोशन करने के लिए। नाज़रीन, एक वक्त है छोटे से वक्फे का, और वक्फे के बाद वापस आएंगे तो हमारी बात बैरिस्टर सुल्तान महमूद से होगी, जो के साथ साथ मीरपुर सिटी से उनके जो कंटेंडर हैं, उनके खिलाफ मुकाबला लड़ेंगे। और पहले वो कैंडिडेट, इस दफ़ा कैंडिडेट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, लेकिन उससे पहले वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से लेजिस्लेटिव असम्बली के मेंबर भी रहे, चौधरी मोहम्मद सईद। उनके साथ एक स्पेशल बात होगी इस प्रोग्राम के अंदर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वक्फा। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की स्पेशल ट्रांसमिशन के दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह हमने आपसे वादा किया था कि चूँकि ये इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है और इसके अंदर हम आपको एक कांटेदार मुकाबले के जो 2 कैंडिडेट्स हैं उनसे बात करवाएंगे। आपको इस वक्त कश्मीर लिए चलते हैं। हमारे साथ बैरिस्टर सुल्तान महमूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप उनको जानते हैं। वो आज़ाद कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन उस वक्त उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, और अब इस वक्त जो है वो गुज़श्ता 4-5 साल से PTI के सदर हैं कश्मीर के अंदर। और वहीं पे मीरपुर सिटी की जो सीट है जिस पर उनका मुकाबला चौधरी मोहम्मद सईद से है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट हैं। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। सईद साहब, आपको भी बहुत बहुत वेलकम। मैं बैरिस्टर साहब आपसे स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि मूड जो है वो आम तौर पे ही कहा जाता है कि जो इस्लामाबाद में हुकूमत कर रहा है, मुजफ्फराबाद में वही हुकूमत करेगा। आप जो हैं वो अब PTI के सदर हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको? पिछली दफ़ा तो आपकी 2 सीटें थी, ये किस तरह अफवाह चल रही है कि इस दफ़ा इलेक्शन आप लेते जाएंगे? देखा जी, उस वक्त PTI को ऑर्गेनाइज किए हुए मुझे पार्टी का सदर बने हुए चंद माह हुए थे, और अब 5 साल हमने बड़ी मेहनत की है, पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है, ग्रास रूट पर ऑर्गेनाइज किया है, और हमने बड़ी मेहनत की है। तो इसलिए मेरा ख्याल है जो 5 साल मेहनत है, और फिर इंशाल्लाह लोग भी जोग दर जोग इमरान खान के विजन पर चलते हुए PTI में शामिल हो रहे हैं, उनका रुझान PTI की तरफ है। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा हम बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। जिस वक्त आप ये कहते हैं कि लोग जो हैं वो जोक दर जोक आपकी पार्टी में आ रहे हैं, एक आम तासुर ये है कि ये लोग जो हैं ये दूसरी पार्टियों को छोड़ के इसलिए आते हैं कि इनको ये बताया जाता है कि जो इलेक्शन है वो कौन सी पार्टी जीतेगी। तो आपका काम जो है वो 2 सीटों के साथ तो कोई इतना खास नज़र नहीं आ रहा था आज़ाद कश्मीर में। तो आपकी बातों में यकीन कर लेंगे, आपका वैसे तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत कामयाब है आज़ाद कश्मीर में। बैरिस्टर साहब, मैंने कहा यही है कि उस वक्त हमें चंद महीने हुए थे, अब हमें ऑर्गेनाइज करना है, और दूसरी पार्टियों से इतने हमने कैंडिडेट्स नहीं लिए। हमारी अपनी ही पार्टी के ज़्यादातर 90% कैंडिडेट्स हैं, और हम उन्हीं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उसमें 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो इमरान खान का विजन को हमने लोगों तक पहुँचाया है, दूसरा इमरान खान की जो जुर्रतमंदाना पॉलिसी है कश्मीर पे, उसने साफ कहा कि मैं इंडिया से बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसमें एजेंडा सिर्फ कश्मीर का होगा। तो ज़ाहिर है ये कश्मीरी लोगों को बात अच्छी लगती है। फिर उन्होंने UN जनरल असेंबली में बात की, UN कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स में बात की, OIC में बात की, और दूसरा उनके यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और उन्होंने जो करप्शन की और उन्होंने जो मेरिट से हटकर काम किए, लोग भी उनके खिलाफ हो चुके हैं, और वो चाहते हैं कि इमरान खान के विजन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर से करप्शन और गुर्बत का खात्मा हो। फिर इमरान खान साहब ने आज़ाद कश्मीर में सब लोगों को सेहत कार्ड दे दिया है, और उन्होंने इंतजार नहीं किया कि पहले वोट दें फिर हम आपको कार्ड देंगे। उन्होंने इलेक्शन से पहले ही, और ये नहीं PTI के लोगों, उन्होंने सब लोगों को, सब पार्टियों को, सब हर फर्द, हर मर्द, बुजुर्ग और बच्चा, सबको उन्होंने आज़ाद कश्मीर में, और फिर यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, फिर भी उन्होंने
जो इनका डेवलपमेंट फंड था वो दोगुना कर दिया था। हालांकि जब मैं वजीर आजम था और पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे तो उन्होंने हमारा बजट आधा कर दिया था। तो ये उनकी एक इंटेंशन नजर आ रही है कि जब PTI हुकूमत में आएगी तो वो ज्यादा फराख दिली के साथ यहाँ पर वो फंड्स देंगे और यहाँ पे जो हमारे दरीना मसाइल हैं, जो बड़े मसाइल हैं, छोटे मसाइल हैं, उनको हल किया। मैं मसाइल की तो दोबारा आता हूँ। सही साहब, आपने बात सुनी बैरिस्टर साहब की, वो ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी पिछली दफ़ा, आप ही की पार्टी जो है वो असम्बली के अंदर थी, बाकी लोगों की तो 3-3, 2-2 सीटें थी, आप जो है बेसिकली पार्टी के अंदर रूल कर रहे थे। अब जो है जो बात उड़ी हुई, उन्होंने कहा कि करप्शन भी बड़ी की और आपने काम भी इतना नहीं किया, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो जौक दर जौक दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। आप ये समझते हैं कि इन इल्ज़ामात में कुछ जान है? बिल्कुल जान नहीं है। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस प्रोग्राम में मुझे लिया। बिल्कुल जान नहीं है कोई। मैं चैलेंज करता हूं कि कहीं करप्शन नहीं हुई है और रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं। हमने तो आज़ाद कश्मीर का लैंडस्केप चेंज करके रख दिया है। आपका कैमरा यहाँ मौजूद है, अगर चाहे तो वो हमारे तमाम हलकों में और बिलखसूस मीरपुर इर्द गिर्द मीरपुर डिवीज़न में आपका कैमरा आपको दिखा सकता है कि यहाँ पे किस कदर तेज़ी से तरक्की हुई। ये जो इलेक्टेबल पिछले इलेक्शंस में जब इलेक्शंस हुए तो इनके पास 2 सीटें थी और वो पाकिस्तान से आई थी, जो महाजरीन मुकीम पाकिस्तान है। आज़ाद कश्मीर से कोई सीट नहीं थी। इस दफ़ा इन्होंने बहुत सारे इलेक्टेबल्स को, जो PTI का वतीरा है पाकिस्तान में, इलेक्टेबल्स को इकट्ठा किया है और इसमें से 2-3 जो हैं वो यहाँ से भी लिए हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल ये बात 25 तारीख को वाज़ेह हो जाएगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत से अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर ये इलेक्शन जीत कर आगे आएगी। लेकिन सही साहब, बैरिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा हमने इलेक्टेबल्स दूसरी पार्टियों से नहीं लिए, अपनी ही पार्टी के लोगों को टिकट्स दी हैं। आप ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं? अभी रिसेंट पास्ट में चौधरी अली शान सोनी जो हैं वो कहाँ से आए, वो जो हमारे शहजाद साहब, चौधरी शहजाद साहब गए, मीर अकबर साहब कहाँ से आए, कयूम खान नियाजी कहाँ से आए, ये जो बाकी हलकों में आप इनकी नज़र दौड़ा लें, ये लोग कहाँ से आए। ये सब इलेक्टेबल्स जो थे, जो हमारी पार्टी में जगह नहीं बना पा रहे थे, उनको इन्होंने इकट्ठा कर लिया। इस तरह इलेक्शन नहीं जीता जाता, इलेक्शन जाना है। सही साहब, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये आप ये कह रहे हैं कि नंबर 1, अगर मैं मान लूँ कि ये लोग इलेक्टेबल्स हैं तो, और आपकी पार्टी का हिस्सा थे, तो फिर तो आपको सोचना चाहिए कि इन लोगों ने एक ऐसी पार्टी को छोड़ने पे क्यों फैसला किया जिसकी ऑलरेडी पहले 30 से ज़्यादा सीटें थी। और अगर फ़र्ज़ किया, आप ये समझते हैं कि पिछली दफ़ा इनको जो है टिकट्स नहीं मिली, तो फिर तो ये इलेक्टेबल्स ना हुए। नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ 2 लोग ऐसे गए हैं और इन पर इन्होंने कितनी मेहनत की है ये इनको पता होगा। मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि हमारी पार्टी से नहीं, हमारी पार्टी से कोई नहीं गया, बाकी पार्टियों से पिछले इलेक्शंस भी इलेक्टेबल लेके आया और किसी एक को सीट नहीं मिली। और इस दफ़ा भी हमारी पार्टी से भी 2 लोग गए, नो डाउट, और 10-12 इलेक्टेबल बाकी पार्टियों से आए, लेकिन कोई भी नहीं जीतने वाला। इनमें लोग बड़े सियाने हो चुके हैं। लोग देखते हैं कि ये जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, इनको इनकी हमारी सियासत में कोई गुंजाइश नहीं। आज़ाद कश्मीर में पॉलिटिकल अवेयरनेस ज़्यादा है और लोग अपने इस बात को समझते हैं कि जिन लोगों ने परफॉर्म किया, जिन्होंने पिछले 5 साल में कारकर्दगी दिखाई, जहां मैंने पहले कहा और दोबारा कहता हूं कि मैं इस पर मनाजरे के लिए तैयार हूं कि अगर कोई ये कहे कि यहाँ पे करप्शन हुई है, और मैं बैठने के लिए तैयार हूं ताकि मुनाजरा इंशाअल्लाह ताला जो डेट करीब आएगी मुनाजरा भी करा लेंगे। बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर जब भी कश्मीर का नाम आता है तो इस तरह लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक इशू है और वो है कश्मीर की आज़ादी का, और वो है लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसके बारे में फ़ैसला करने का, वो जो वैली है उसको और सारे कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जो है यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के तहत पाकिस्तान में लाने का मसला है। लेकिन इस तरह लगता है कि जो कुछ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है इंडिया के, उन्होंने जो इक़दामात किए हैं और जो हमारा रिएक्शन है उसके ऊपर, सिर्फ ये कह देना कि हम उस वक्त तक बात नहीं करेंगे जब तक वो जो है अगस्त का फैसला जो है 5 अगस्त का वो वापस नहीं लेता। मोदी साहब तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि 1974 में एक उसी तरह का एक इशू जितना कश्मीर पुराना है, उससे थोड़ा आप समझे कि थोड़ा कम पुराना इशू फ़लस्तीन का, उसके लीडर को इजाज़त दी गई कि वो यूनाइटेड नेशन में जाके ख़ुद तकरीर करे, यासर अराफात, और उसके बाद उसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला
यूनाइटेड नेशंस के अंदर। आप मुझे बताएं कि जो सब ये कहते हैं, और इस तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में नहीं है, ऐसी बातें हमने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के बारे में भी सुनी, उससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर्स थे उनके बारे में, कि कश्मीर का मसला बड़ा उजागर कर दिया और दुनिया को बता दिया। किसी कश्मीरी लीडर को आज तक इजाज़त क्यों नहीं दी गई कि वो यूनाइटेड नेशंस में अपना खड़ा होकर इशू बताए, अगर हमने ये इशू यूनाइटेड नेशंस के तहत इसका फैसला करवाना है? पहली बात ये है कि ये बेसिकली ये आज़ाद कश्मीर कोई सॉवरेन स्टेट नहीं है, ना ही यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, तो इसलिए पाकिस्तान ही हमारा वकील है और वही बात करता है जिस तरह इमरान खान ने। बैरिस्टर साहब, आप बैरिस्टर हैं, इंग्लैंड से पढ़े हुए हैं, ये आपकी बात मैं बिल्कुल मानता हूँ, सॉवरेन स्टेट नहीं है। फ़लस्तीन भी सॉवरेन स्टेट नहीं था, उसके लीडर को इजाज़त दी गई, उसको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया 74 में। इशू वो भी अभी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, वो भी उसी तरह तकसीम है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप अगर फ़र्ज़ के सॉवरेन स्टेट नहीं है, लेकिन ये इशू कश्मीरियों का इशू है, और बार बार पाकिस्तानी लीडर ये कहते रहे हैं कि कोई ऐसा फ़ैसला जिसमें कश्मीरियों की ओपिनियन शामिल नहीं होगी वो काबिल कबूल नहीं होगा, कि एक कश्मीरी लीडर जो है वो यूनाइटेड नेशन में जाकर तकरीर क्यों नहीं करता? जलसा शुरू हो गया, शुरू कर। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब जो हैं वो यहाँ पे हमें छोड़ गए, उनका जलसा जो है वो उसका आगाज़ हो रहा है, लेकिन उन्होंने जो बात की थी, यही चीज़ जो है मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ सईद साहब, कि अगर फ़र्ज़ किया कश्मीरी लीडर जो हैं वो अपना इशू दुनिया के सामने नहीं रख सकते और वो समझते हैं कि पाकिस्तान को ये काम करना चाहिए, तो पैरेलल्स जो हैं हिस्ट्री के अंदर उन पे अमल क्यों नहीं होता? फ़ारूक साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें की हैं रिसेंट पास में, वो ये तकरीरें यूनाइटेड नेशन में जाके क्यों नहीं कर सके? देखें, ये बहुत दफ़ा बात की और ये जो पॉइंट ऑफ व्यू आपने बयान किया, बहुत दफ़ा राजा फ़ारूक हैदर ख़ान कह चुके कि जो कश्मीरी जब अपनी बात करेंगे तो दुनिया उनकी बात सुनेगी। ये कश्मीर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तनाज़ा नहीं है, ये उन 1 करोड़ 20 लाख मुसलमान जो कश्मीर के रहने वाले लोग हैं उनकी बेसिक ह्यूमन राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका इशू है। सेल्फ डिटर्मिनेशन उनका राइट है, और अगर जब तक फ्री के अव्वल जो हम हैं कश्मीरी हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे तो सक्सेस चांसेस बहुत लो हैं, इसलिए हमें इसमें शामिल किया जाए। और जब और दुनिया में इस केस जिसको भी वो ये बात बता रहे थे, उन्होंने ये बात क्यों नहीं मानी उनकी? नहीं, देखें, ये पॉइंट ऑफ व्यू जो फॉरेन ऑफिस में या बाहर रखा गया, और हम अब भी कहते हैं और पब्लिकली ये बात की कि जब हम जाएंगे दुनिया के पास और कश्मीर पर बात करेंगे तो दुनिया हमारी बात सुनेगी, जैसे फ़लस्तीनियों की सुनी गई, हमारी भी सुनी जाएगी। हमें बाहर जाके लोगों से बात करने दें, कॉज ये है, इसके पीछे ये ह्यूमन राइट वायलेशन है, ये यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस हैं, ये इंडियन कमिटमेंट है। जब हम डॉक्यूमेंट्री बात करेंगे वहाँ तो दुनिया हमारी बात को सुनेगी, और इस पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत दफ़ा राजा फ़ारूक हैदर ने पब्लिकली पेश किया। सही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे से बात की। हमें पता है कि ये सारे जो प्रोसेस है इंतखाबात का, उसके अंदर बेपनाह मसरूफ़ हैं। बैरिस्टर साहब तो बहरहाल हम खुद डायरेक्ट देख रहे थे कि उनका जलसा शुरू हो गया था, वहाँ तालियां बज रही थी, वो अपने लीडर को सुनना चाहते हैं। लेकिन जिस वक्त अगले प्रोग्राम्स के अंदर, जिस हमने कहा कि अगले 13 प्रोग्राम्स जो हैं, दोबारा एक दफ़ा बैरिस्टर साहब के पास जाएंगे और इस सवाल का जवाब उनसे लेना ज़रूरी है, इसलिए कि वह बतौर प्राइम मिनिस्टर वो लंदन जाते रहे हैं, वो ब्रसल्स जाते रहे हैं, वाशिंगटन जाते रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं कश्मीर का मसला मुसलसल उठाता रहा हूँ, तो मसला जो है वो आगे क्यों नहीं चला, या आगे चला है तो उसके बारे में उनसे ओपिनियन लेंगे। लेकिन आज जो है इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और एक ब्रेक लेने से पहले आपको बताते चलें कि हमारी बात जो है वो बरतानिया के अंदर जो नॉन MPs हैं उनके साथ हुई है। वो इस इलेक्शन के हवाले से, जो कश्मीरी वहाँ रहते हैं, जो कश्मीरी यहाँ पे इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, उनके लिए उनकी क्या राय है, वो उनको क्या मशवरा दे रहे हैं, उसमें मशवरे भी हैं और उसमें उनकी ओपिनियन भी है, उसमें उनकी नेक ख्वाहिशात भी हैं, वो सुनवाते हैं। और उसके बाद एक छोटी सी ब्रेक। मैं आपसे कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से बात करना चाहूँगा। मेरा बहुत ही अच्छा ताल्लुक़ है मुख्तलिफ MLAs के साथ, उनके साथ मैंने काम किया है, बिलखसूस कश्मीर काज, कश्मीर इशू के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से। तो आज़ाद कश्मीर में काफ़ी गहमोगहमी है, लोग जोश व खरोश से काम कर रहे हैं, और मैं ये गुजारिश करूँगा, ये जो लोग ये देख रहे हैं कि आप भी अपना वो वोट का हक इस्तेमाल करें
और वो उन बंदों को चुनें और जो मुंतखब करें को जो आप समझते हैं वो कश्मीर काज के लिए भी अच्छे वो अंदाज में वो जज्बात के साथ काम करें। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम जोरों पे है, जल्दी वहाँ इंतखाबात होने वाले हैं। मैं चूंकि बरतानवी सियासत में हूँ और मेरा आज़ाद कश्मीर की किसी सियासी जमात से तो ताल्लुक नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि वहाँ जमहूरी तरीके से जो भी हुकूमत कायम होती है उनके साथ मिलकर के कश्मीर की आज़ादी और आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद यासीन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर बेडफोर्ड एंड कैम्पस्टन। आज़ाद कश्मीर के अंदर अब इलेक्शन होने जा रहे हैं और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि एक जमहूरी हुकूमत ने अपने 5 साल पूरे किए और अब लोगों को एक बार फिर अपने नुमाइंदे आइंदा 5 साल के लिए मुंतखब करने का मौका मिल रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये इलेक्शन फ्री और फेयर होंगे और आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक अपने बेहतरीन नुमाइंदों को आइंदा 5 साल के लिए चुनेंगे। बरतानिया में रहने वाली कम्यूनिटी जो आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ रखती है वो भी इन इलेक्शन को लेकर बड़ी एक्साइटेड है और वो समझते हैं कि ये एक खुशाइंद बात है कि एक जमहूरी हुकूमत ने अपने 5 साल पूरे किए और अब दूसरी हुकूमत बनने जा रही है। तो मैं आज़ाद कश्मीर में रहने वाले अपने बहनों भाइयों को जो इस इलेक्शन में अपने वोटों को कास्ट करेंगे, इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जमहूरी जो अमल है उसमें अपना किरदार अदा किया है और अब भी इस आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी अपना किरदार अदा करने जा रहे हैं। बरतानिया में रहने वाले लोग बड़े एक्साइटेड हैं कि क्योंकि हमारे दिल अपनी उस धरती के साथ धड़कते हैं और हमें इस बात की खुशी होती है कि जब वो वहाँ पर जमहूरियत फलती फूलती है या हमारा वो मुल्क तरक्की करता है। तो मैं उन सब लोगों की तरफ से जो बरतानिया के अंदर रहते हैं, आज़ाद कश्मीर के लोगों से ये इल्तमास करता हूँ कि अपने वोटों का सही इस्तेमाल करें और अपने बेहतरीन नुमाइंदों को जो आपके मफाद में आपके लिए काम करेंगे, बरादरी इज़्म से बढ़कर ऊपर होकर अपने वोट को कास्ट करें। और ये जो बरादरी इज़्म का एक इल्ज़ाम लगता है या एक अंसर मौजूद है आज़ाद कश्मीर के अंदर, उससे बढ़कर उसके ऊपर जाकर अपने नुमाइंदों को मुंतखब करें, उन लोगों को मुंतखब करें जो उस इलाके की या आज़ाद कश्मीर की तरक्की में। जी, जो इलेक्शन की कैंपेन आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है उसकी एक्साइटमेंट यहाँ बरतानिया के अंदर भी है। यहाँ पे 1 मिलियन के करीब कश्मीरी आबाद हैं जिनका दिल आज़ाद जम्मू कश्मीर के साथ धड़कता है और उनके खुद वहाँ पे जो एसोसिएशन है, जो ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है कि जो नई क़यादत वहाँ पे आए, जिनको मुंतखब किया जाए वो अच्छी क़यादत हो, वो लोग हों जो उनका ख्याल रखेंगे, केयर करेंगे और जिनके अंदर खुदा खौफी हो, ताकि वो एक अच्छे नुमाइंदे बन के सामने आएँ जो कि हाँ उनकी भी आवाज़ वहाँ कश्मीर में बने, जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उनकी भी आवाज़ बने और जो यहाँ पे है इनकी जो ज़रूरियात है उनको भी अच्छे तरीके से हल करने के लिए काम करें। ये हमारी ज़रूरत है और जो इंतज़ामिया है उनसे भी ये गुजारिश है कि ये इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, फेयर प्ले होना चाहिए, किसी को भी कंप्लेन करने का मौका नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके ऑपोजिट चीज़ है जो ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है, जो लॉकडाउन उन्होंने किया हुआ है, जहाँ की इकानमी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो यंग लोगों की एजुकेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वहाँ की जो और ज़रूरियात है उसको भी मुश्किलात में डाल रहे हैं। तो ये कंट्रास्ट सामने अब आना चाहिए और ये वो मौका है कि आप अपने वोट का सही हक इस्तेमाल करें। और एक दफ़ा फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बारे में जो हमारे स्पेशल ट्रांसमिशन है, स्पेशल प्रोग्राम्स हैं, उसके अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। लंदन चलेंगे और हमारी बात जो है वो मुर्तज़ा अली शाह से खसूसन बातचीत होगी इन तमाम हवालों से, इस वजह से कि आप उनको देखते रहते हैं, वो आप जितनी स्टोरीज़ हैं बरतानिया से और बरतानिया के मुख्तलिफ हिस्सों से उनको कवर करते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि ये इलेक्शन है उसके बारे में वहाँ पर क्या गहमा गहमी है और कोविड-19 ने क्या जो है उसके ऊपर कोई असर डाला या नहीं डाला। मेरे साथ मुर्तज़ा लाइन के ऊपर है। मुर्तज़ा, वेलकम टू द प्रोग्राम। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि ये जो इलेक्शन है
इसके अंदर ओवरऑल क्या गहमा गहमी है भी या नहीं है? क्योंकि हमें ये पता है कि बहुत सारे कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तान से बरतानिया आते थे इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने के लिए, लेकिन इस दफ़ा नहीं है, वो डिटेल बाद में। लेकिन इस वक्त फीलिंग क्या है? ये ब्रिटिश कश्मीरीज़ की ये पुरानी डिमांड है कि उनके यहाँ से बाकायदा तौर पर उनके नुमाइंदे होने चाहिए और उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दी जानी चाहिए। आज़ाद कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असम्बली है उसमें, और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि तकरीबन 1.5 मिलियन यहाँ पर पाकिस्तानी आबाद हैं, उनमें से जो 1 मिलियन प्लस तो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं। लिहाजा बहुत सारे जो मसले मसाइल पेश आते हैं वो सारे आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, वो उनके हवाले से जो उनको आज़ाद कश्मीर में चाहे वो पुलिस और कचहरी और जो दूसरे मामला हैं वो उनको पेश आते हैं। लिहाजा इस हवाले से वो ये समझते हैं कि इस्लाहात होनी चाहिए और ये कि उनको इससे जो इस वक्त तक जो उनको राइट्स हासिल हैं, चूँकि यहाँ से जो ब्रिटिश कश्मीरीज़ है वो आज़ाद कश्मीर में जाकर इलेक्शन में हिस्सा भी ले सकते हैं, इस हवाले से उन पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनको इस हवाले से मज़ीद उनको राइट्स मिले। मुर्तज़ा, एक आम तासुर ये है कि जो लोग जिस पार्टी की हुकूमत इस्लामाबाद में होती है, आम तौर पे वही पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी हुकूमत बनाती है। तो अगर यही सिचुएशन है तो फिर तो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं बरतानिया के अंदर, यूरोप के अंदर, वो तो बड़े खुश होंगे। वो तो देख रहे होंगे कि वो पार्टी जिसकी पिछली दफ़ा सिर्फ 2 सीटें थी, इस दफ़ा वो इलेक्शन जीतेगी, जीबी के अंदर वो इलेक्शन जीती है। तो जो बाकी पार्टी के लोग हैं, दोनों पार्टीज़ को अगर आप समाप्त कर सकें कि जो बाकी पार्टियों के सपोर्टर हैं वहाँ पर, उनकी क्या फीलिंग है इस वक्त? और साहब, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, चूँकि यहाँ से अगर तो ये कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस ना होती, पेंडेमिक ना होता, तो हज़ारों लोगों ने यहाँ से जाना था, जो कि उन्होंने अपने अपने हलकों में जाकर वहाँ इलेक्शन कैंपेन करनी थी। उसके बावजूद यहाँ पर कई दर्जन ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और PMLN से है, जो कई महीने पहले ही जा चुके हैं। ये वो लोग हैं जो चाहे वो जो PTI के जो लोग हैं या जो दीगर जमातों की, ये वो हार्डकोर ग्रुप है जो हमेशा रहते वो बरतानिया में, लेकिन उनकी जो सारी सियासत और उनकी जो रोज़ाना की जो डीलिंग होती है वो आज़ाद कश्मीर के अपने हलकों के हवाले से होती है, मिरपुर के हवाले से, कोटली के हवाले से, बिम्बर के हवाले से। बहुत सारे लोग तो आज से कई महीने पहले ही यहाँ से जा चुके हैं। जी ठीक है, लेकिन गुज़श्ता इंतखाबात के अंदर मुर्तज़ा हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून जो है वही पार्टी थी, वही जीती थी, ज़्यादातर जो है 2/3 मेजॉरिटी आप समझ लें उसके पास थी। तो इस दफ़ा बावजूद उसके क्लेम तो जो है वो बहुत हो रहे हैं जलसों के अंदर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो लीडर हैं नवाज़ शरीफ, वो भी लंदन के अंदर हैं, आपकी उनसे गाय बगाए मुलाकात होती रहती है। कभी आपने उनसे बात की है कि ये इलेक्शन जो है वो किस तरफ जा रहा है, वो किस तरह वो वहाँ पे कम्युनिटी के साथ इन टच हैं ये नहीं है, उनकी पार्टी के साथ इन टच हैं ये नहीं है? मतलब कुछ इस बारे में आप हमें आगाह करना चाहेंगे? जी, नवाज शरीफ ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में वो उसकी पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, बल्कि मरीम नवाज़ को जो पूरा उनको जो स्केड्यूल दिया उन्होंने कि वो आज़ाद कश्मीर में जाकर वो कैंपेन करें, ये नवाज शरीफ का ही फैसला था। और ये सारी जो प्लानिंग आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से वो नवाज शरीफ की थी और उन्होंने ये डायरेक्शंस दिए हैं। नवाज शरीफ का यहाँ से होकर जो आज़ाद कश्मीर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ख़ास तौर पर राजा फारूक हैदर, शाह गुलाम कादर और इफ्तिखार गिलानी और कुछ और लोग, उनके साथ नवाज शरीफ का यहाँ से बराबर उनका रब्ता है। और वो इस पूरे इलेक्शन में जो इवन के जो टिकट्स आज़ाद कश्मीर में जो PML नून के कैंडिडेट्स को दिए गए थे, वो सारे यहाँ से लिस्ट आए थे लंदन और यहाँ से अप्रूव हुई थी। इसमें यहाँ से जो आज़ाद कश्मीर के बहुत सारे लोग जिनको टिकट्स नहीं मिले, हमने उनको देखा है कि वो पेंडेमिक के दौरान ही वो आए और उन्होंने बाज़ लोग नवाज शरीफ से मिले भी हैं और उन्होंने अपना इस हवाले से रिजर्वेशन का भी इज़हार किया कि उनके जो कैंडिडेट्स थे उनको टिकट नहीं दिया गया और उनके साथ ज़्यादती हुई। उसके अलावा बरतानिया से लूटन से ही ज़ुबैर इकबाल कियानी हैं, वो यहाँ पर PMLN से काफ़ी अरसे से वाबस्ता है, उनको यही लंदन से टिकट इशू हुआ और वो अब एक कोटली के एक हल्के से वहाँ से इस वक्त PML नून के उम्मीदवार हैं। सो यहाँ से नवाज शरीफ के इन इलेक्शंस के हवाले से उनकी जो मॉनिटरिंग भी हो रही है और वो इस इलेक्शंस को बड़ा फुली यहाँ से उसको कोऑर्डिनेट भी कर रहे हो। नाज़रीन, दैट इज़ बेसिकली आज के लिए इतना ही जो है आपके लिए, और आपको सिर्फ ये बताएंगे कि ये प्रोग्राम जो है ये कल दोबारा जो है आपके साथ शरीक होंगे हम इसके अंदर। लेकिन जाने से पहले एक दफ़ा फिर जो ज़ोर देना है वो ये है कि आपकी राय बहुत ज़रूरी है।
तो आपका इस प्रोसेस के साथ हिस्सा बनना इस प्रोग्राम के अंदर अपनी राय के इजहार के ज़रिए वो बहुत ज़रूरी है। तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक टेलीफोन नंबर जो है वो नज़र आ रहा होगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो डेफिनेटली फ्री कॉल, आपकी कोई इसमें पैसे तो लगेंगे नहीं। तो उसके ऊपर आप जो है हमें 0092-317-2484-709 के ऊपर अपनी जो राय है इस प्रोग्राम के बारे में भी, जो तमाम इश्यूज़ आप समझते हैं कि उठाने चाहिए, वो शेयर करें आप हमारे साथ। जो दोनों ट्विटर हैंडल्स हैं आप मुझे डायरेक्टली लिख सकते हैं @आमिर गौरी, और दूसरा जो ट्विटर हैंडल है @Geo News उर्दू, उसके ऊपर हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आने वाले दिनों के अंदर, अभी फ़िलहाल कोई प्रॉमिस नहीं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि विद इन डेज़ हम लाइव कॉल्स लेके आपसे उसकी बात भी कर सकें, इसको आपको इस सारे प्रोसेस का हिस्सा बना सकें। लेकिन कल तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।